नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच दरियागंज से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। आज सुबह सुबह दरियागंज की सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने के लिए पहुंच गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बाद रात में भी हमने देखा कि दुकानों पर काफी भीड़ थी और आज सुबह दरियागंज की सब्जी मंडी की तस्वीर आपके सामने है। क्या वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे और ज्योति के साथ 9 बजे देखना न भूलें, सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। गारंटी है कोई भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज किन के साथ बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कैसा रहा दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन, और साथ ही आपको बताएंगे क्या यूपी में लॉकडाउन लगाने को लेकर छिड़ी जंग देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचने वाली है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच दरियागंज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। आज सुबह सुबह दरियागंज की सब्जी मंडी में सैकड़ों की तादाद में लोग सब्जी खरीदने पहुंच गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे दिल्ली से। नजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजीर, जिस तरह से दिल्ली की सब्जी मंडी में आज फिर हालात नजर आए, ये लॉकडाउन से पहले भी तस्वीरें नजर आती थी। लॉकडाउन के नाम पर लोग जरा भी डरे सहमे नजर नहीं आ रहे हैं, जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए ज्योति, सुबह से ही लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त कौशाम्बी बस अड्डे पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बसें पर्याप्त मात्रा में है। जिस तरह की भीड़ कल केजरीवाल के ऐलान के बाद देखी जा रही थी, दोपहर के बाद से देर रात तक, वो भीड़ अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो लोग हैं वो अपने बोरिया बिस्तर बैग के साथ यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, जाहिर सी बात है लोगों के आने का यहाँ सिलसिला जारी है और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी लोगों की भीड़ और बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लोगों के मन में दहशत है, डर है। जैसा पिछली बार लॉकडाउन के वक्त हुआ था, लोगों में अफरा तफरी थी, कुछ वैसा ही लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग हमें ऐसे मिले जिनके मालिक ने कहा कि अभी घर चले जाओ, ताला बंद कर दिया फैक्ट्री में और उन्होंने कहा कि अभी जाओ और लॉकडाउन जब खत्म होगा तब आना। हालांकि केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि ये लॉकडाउन सिर्फ 6 दिनों के लिए है। मजदूरों से अपील भी कर रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएं, वो यहीं रहें, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आनंद विहार के साइड की तस्वीरें। इधर भी भीड़ फिलहाल कम है, लेकिन बसें यहाँ पर आप देख सकते हैं डीटीसी की बसें पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हालांकि लॉकडाउन का ऐलान दिल्ली में है, हालांकि गाजियाबाद से सटा हुआ दिल्ली है, दिल्ली से आवागमन जारी है। जो गाड़ियां हैं सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में नजर आएगी, ऑटो नजर आएंगे। जो लोग हैं उनके मन में बिल्कुल। और आनंद विहार से भी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं नजीर, बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये भीड़ कल सुबह जब 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया तभी से इकट्ठा होना शुरू हो गई और अब तक वहां पर मौजूद है। क्या इन्हें यहाँ से हटाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए कोई व्यवस्था की गई और कब तक ये लोग धीरे धीरे कर यहाँ से जा पाएंगे, इस बात का कोई व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए फिलहाल जो भीड़ है, कल भी जिस तरह की भीड़ थी, हालांकि बसें पर्याप्त है। आप देखिए भीड़ ये आनंद विहार की तरफ से बस अड्डे की तरफ लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ बस अड्डे की तस्वीर है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। बस अड्डे पर भीड़ सुबह से लोगों की बढ़ती जा रही है, बैग एंड बैगेज के साथ लोग आ रहे हैं और ये देखिए बस अड्डा, फिलहाल बसें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लोग अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोगों के मन में डर है कि लॉकडाउन का जो पीरियड है वो बढ़ सकता है। सिर्फ 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन लोग पिछली बार से डरे हुए हैं, इसलिए लोग किसी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहते, अपने घर अपने परिवार के बीच रहना चाहते हैं इस लॉकडाउन में। हालांकि उनके पास रोजगार की भी समस्या है, काम धंधे और खाने की समस्या है, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो नजीर कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि जो पहले तो लोग जाए नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद कह चुके कि आप रुकिए क्योंकि 6 दिनों का सिर्फ लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बसों का इंतजाम है। किसी को अपने घर तक पैदल जाना पड़े ऐसी नौबत तो नहीं है ना?
जी बिल्कुल हुसैन, जिस तरह की भीड़ हमने कल देखा था, दोपहर के बाद से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही थी, लोग एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बसों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बसों में भीड़ नहीं है। बसें यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, हर मिनट यहाँ से बसें निकल रही हैं। यूपी के अलग अलग ज़िलों के लिए यहाँ से बसें निकल रही है। और आप देखिए, बसों में लोग, जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर बसों में लोग बैठे नजर आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सुबह का वक्त है, लेकिन नजीर, एक तरह से साल 2020 एक बार खुद को दोहरा रहा है, लेकिन मंजर कुछ वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार देखा था, जब लोग दहशत और खौफ से, लॉकडाउन के दहशत और खौफ से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार लोगों को साधन जरूर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, पिछले साल की तरह ही पलायन की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की तरफ बढ़ गए। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियम धरे के धरे रह गए। जिसको बस में जहां जगह मिली वो सवार होने लगा, जिसे जगह नहीं मिली वो बस अड्डे पर कल रात से इंतजार कर रहे हैं। आनंद विहार के स्टेशन के भी ऐसे ही हालात हैं। दिल्ली में कल रात से 6 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आज दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। बीती रात इस लॉकडाउन का कल पहला दिन था, पहली रात थी और इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान काफी मुस्तैद दिखे। जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों के अलावा सभी दुकानें, सभी मार्केट बंद रहे। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में हर रोज 25,000 के करीब कोरोना इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार को लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। और अब आपको बताते हैं दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किन किन चीजों को लॉकडाउन में इजाजत दी गई है और किन पर पाबंदियां हैं। तो जिन चीजों को इजाजत है उसमें दिल्ली मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें सिर्फ 50% यात्री रह पाएंगे, और इसके अलावा बाकी के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। क्योंकि बीते 24 घंटे में दिल्ली से जो आंकड़े आए वो बहुत ही डरावने थे। 23,600 के ऊपर के मामले पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस दौरान 240 संक्रमितों की मौत भी हुई। वहीं फिलहाल 76,887 एक्टिव केस अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के लॉन्च की घोषणा कर दी है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी आज भी पूरे एक्शन में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। मीटिंग आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान पूरे देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही देश में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। और इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक प्रेजेंटेशन भी पेश करेगा। इस मीटिंग में देश और दुनिया के टॉप ड्रग्स मेकर के साथ साथ उन कंपनीज के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे जिनकी वैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब कल ही मोदी सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी भी दी है। माना जा रहा है कि मीटिंग में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि आज पीएम के साथ मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहेगा। इस मीटिंग में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि, भारत बायोटेक की बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन के प्रतिनिधि, रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। इनके अलावा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनीज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे आज की मीटिंग में। देश में कोरोना के कोहराम के बीच मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर एक शख्स के लिए वैक्सीन लगाने को हरी झंडी दे दी है। अब तक केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाने की मंजूरी थी, लेकिन अब 1 मई से सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। देश में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे समेत कई मुख्यमंत्री लगातार इसकी मांग कर रहे थे। कल पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ एक लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सरकार जल्द ही इसके प्रोटोकॉल की जानकारी देगी। इन लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं, इस पर भी सरकार की तरफ से जानकारी शेयर की जाएगी। अभी तक सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट सेंटर्स पर डोज 250 रुपए वैक्सीनेशन की कॉस्ट रखी गई है।
सरकार के इस फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया है। इनका कहना है कि कोरोना की सेकेंड वेव से युवाओं पर ज्यादा खतरा है, लेकिन चूंकि इनके लिए नौकरी और काम के सिलसिले में बाहर जाना भी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला एकदम सही है। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने, बहुत माननीय स्टेप है जिसे कहा जाए, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। सबको ही लगनी चाहिए और सबको लगवानी भी चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो एक पेंडेमिक आया हुआ है कोरोना, जल्दी से जल्दी दूर हो और हम लोग वैसे ही स्वस्थ रहें और वैसे ही खेले कूदें, वैसे ही त्यौहार मनाएं, वैसे ही ईद मनाएं, वैसे ही दिवाली होली मनाएं। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का। अच्छा है और लगना चाहिए, सभी के लगना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की जैसी बीमारी है इससे सब बचे रहेंगे, और बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं अभी जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबको कोरोना का इंजेक्शन लगना चाहिए, जाके बच्चों तक को लगना चाहिए। ये लॉकडाउन तो एक सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन वैक्सीनेशन ही है। हर इंसान को, हर एक को वैक्सीनेशन होना चाहिए। और अब बात करते हैं यूपी की, जहां लॉकडाउन को लेकर योगी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच जंग छिड़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया, लेकिन योगी सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है। आगे और सख्ती की जाएगी, लेकिन लॉकडाउन लगाकर गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट नहीं खड़ा करेगी। जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, ऐसे में आशंका है कि ये छोटी अदालत से निकलकर बड़ी अदालत तक भी जा सकता है। पिछले 24 घंटे में ही यूपी में 28,211 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 167 लोगों की मौत हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से यूपी के सबसे प्रभावित 5 जिलों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया। अब सवाल ये कि आखिर हाईकोर्ट को क्यों यूपी के इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात कहनी पड़ी, तो इसका जवाब है वहां से रोजाना आ रहे कोरोना के डरावने आंकड़े। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी लखनऊ की है, जहां एक दिन में ही 5,927 लोग संक्रमित पाए गए और 22 लोगों की जान गई। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रुचि, ताजा सूरत हाल लखनऊ का जो है वो अब भी आंकड़े तो बहुत डराने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात हैं? देखिए, जो आंकड़े हैं उससे ज़्यादा खराब हालात ग्राउंड पे आपको देखने को मिलेगा हुसैन। किसी अस्पताल में जगह नहीं है, यहाँ तक कि जो नॉन कोविड इमरजेंसी है वहाँ भी कोई बेड खाली नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का दौर है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, दवाओं की कमी हो गई है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन मरीजों को हो रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया है, लेकिन उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। तो हालात बहुत ख़राब हैं। अब यहाँ लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 100 प्राइवेट अस्पताल 17 पहले कोविड का इलाज कर रहे थे, 100 को और ज़िला प्रशासन ने कहा है कि ये कोरोना का इलाज करेंगे, लेकिन वो 100 जो मरीजों की तादाद है इस समय लखनऊ में करीब 50,000 एक्टिव केस हैं कोविड के। तो इतनी बड़ी तादाद में जो मरीज आ रहे हैं उनके इलाज का पूरा इंतजाम यहाँ नहीं है, इसलिए हालात अच्छे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बावजूद योगी सरकार ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है। कहा है लोगों के सामने रोजमर्रा की स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। बने रहिएगा रुचि, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर, मुख्तार एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया है। अलका राय पर फर्जी दस्तावेजों से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी राजनाथ यादव की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। रुचि हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि, इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई, जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? देखिए, ऐसा ही इस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी जब पंजाब के कोर्ट में गया था तो इसी एम्बुलेंस से गया था। उसके बाद इस एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठे थे कि आखिर यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंच गई। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन इसका बाराबंकी का है। बाराबंकी में जब कागजों की जांच हुई तो पता चला कि फर्जी आधार पर ये रजिस्ट्रेशन कराया गया है। तो ये डॉक्टर अलका राय, जिनको आज पकड़ा है पुलिस ने, इनके नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी। ये मऊ में थी, कई बार पुलिस इनसे पूछताछ कर चुकी थी और अब इनको पुलिस लेकर आई है। इस मामले में मुख्तार अंसारी भी एक आरोपी है, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी कि और ये देख रही है पुलिस कि आखिर ये एम्बुलेंस कहाँ कहाँ गई, कब कब मुख्तार अंसारी को लेकर इस एम्बुलेंस ने जेल से कोर्ट का या कहीं और का सफ़र किया। ज्योति।
रुचि, इस मामले में जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसमें सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के साथ एम्बुलेंस निकाली गई, चलाई गई, ये बात है या कुछ और भी कहानी इसके पीछे है? देखिए, पहला मामला तो यही बनता है, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे, जो पंजाब में जब देखा तो पुलिस के कान खड़े हुए, पूरी जांच हुई, परिवहन विभाग ने अपने सारे कागज निकाले। तो पहला मामला तो यही है कि ये फर्जी दस्तावेज से, फर्जी एड्रेस पर ये एम्बुलेंस ली गई है। फिर दूसरा मामला ये है कि आखिर ये एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कैसे कर रहा था, ये मुख्तार के पास कैसे थी, इसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, कौन कौन लोग मदद कर रहे थे, क्या कोई और भी एम्बुलेंस थी जो मुख्तार की सेवा में लगी थी। ये बाराबंकी महिला थाने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पिछले 14 तारीख से ब्रेक द चेन नाम से लॉकडाउन जारी है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का जो आंकड़ा आया है, इसमें पाबंदी का असर नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 58,924 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 351 मरीजों की जान चली गई। एक दिन पहले की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 68,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले थे और 503 लोगों की जानें गई थी। लेकिन कल करीब 10,000 केस कम आए, साथ ही मौत के आंकड़े में भी गिरावट आई है। हालांकि आंकड़ों में ये कमी लॉकडाउन की वजह से है। संडे को कम टेस्टिंग की वजह से आज आने वाले आंकड़ों के बाद साफ होगा। तो कोरोना की पहली वेव में महाराष्ट्र में मुंबई एपिसेंटर रहा, लेकिन इस बार कई और एपिसेंटर्स दिखे। मुंबई के अलावा इस बार पुणे, नागपुर, ठाणे और नासिक जैसे शहरों में भी कोरोना का जबरदस्त विस्फोट रहा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले पुणे से ही सामने आए, जहां एक दिन में 9,559 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि 6 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 24 घंटे में 7,381 लोग पॉजिटिव मिले, 58 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि सरकार के हर जिले में ऑक्सीजन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट लगाएगी। इसके लिए वो सीएम उद्धव से चर्चा कर कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाएंगे। इस पर अधिक अपडेट्स लेंगे। मुंबई से सहयोगी जोयता मित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जोयता, ऑक्सीजन सप्लाई जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति बराबर हो सके, इस कोशिश में सरकारें लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार का नया फैसला, नया कदम क्या है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले तो संचारबंदी और उसके बाद 144 धारा लगाई, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़े प्रेशर में भी थे और काफ़ी मीटिंग्स जो है वो चल रही थी। लेकिन आज से जो है वो उनका कहना है, उनके ऑफिस दफ्तर से ये जानकारी प्राप्त हो पाई है कि आज से जो है वो लोगों को ये सुविधाएं जो है मुहैया कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ दादर मार्केट एरिया में, जहाँ पर वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में भी हालात खराब है, ऑक्सीजन की लगातार कमी थी, जिसको पूर्ति के लिए वहां से बाकायदा एक ट्रेन भी निकली है खाली टैंकर्स को लेकर, जो फिल करके वापस लौटेंगे और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जोयता हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए क्या भारत में आएगी एक और विदेशी वैक्सीन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।